नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और हमें ये कोरिलेशन एनालिसिस किस प्रकार से करना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर ये 5W1H टूल, स्मार्ट गोल सेटिंग, फिशबोन एनालिसिस, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, वाइवा एनालिसिस, सिपॉक डायग्राम और एक्स बार आर चार्ट कैसे बनाना है, ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप ये सारे वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं कोरिलेशन एनालिसिस। दोस्तों, कोरिलेशन एनालिसिस सीखने से पहले हमें एक बात की जानकारी लेनी चाहिए कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट हम करते हैं तो उस क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि प्रोसेस अप्रोच, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लीडरशिप, कस्टमर फोकस, इम्प्रूवमेंट और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है कि उस में क्या हमें करना है कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमारे एविडेंस के बेस पर होने चाहिए, डाटा के बेस पर होने चाहिए। और ये सिस्टमेटिक डाटा हमें कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके हमें डिसीजन लेना है। तो ये जो प्रोसेस अप्रोच है उसके लिए हमें रिसर्च करना, सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत होती है। और यही सब चीजें हम कोरिलेशन एनालिसिस करते समय भी हमें जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो कोरिलेशन एनालिसिस भी एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है अगर हम उसको सही तरीके से अप्लाई करें। तो व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन का मतलब क्या है? तो कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन मतलब ये एक सूचकांक है, मतलब ये हमें एक मेजर करना है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, ये हमें कोरिलेशन से पता चलता है। इंडिकेटिंग हाउ वन वेरिएबल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। जो दो वेरिएबल का हम कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर कोई एक चेंज होता है तो उस चेंज के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दूसरा कौन सा वेरिएबल्स किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ये हमें कोरिलेशन एनालिसिस में पता चलता है और इसी को ही हम कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि तीन प्रकार के कोरिलेशन रिलेशन होते हैं, जिसमें एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स है उसमें से एक वेरिएबल्स को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन का ये कि यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कंपनी कंपनी प्रोडक्टिविटी। अगर कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में अगर ऐड करती है, टेक्नोलॉजी में उसका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी उसके साथ साथ बढ़ती है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी में, आर&डी में, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा प्रकार का रिलेशन होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि द रिलेशन बिटवीन एयर पॉल्यूशन एंड रिस्पेक्टरी हेल्थ। मतलब किसी भी जगह पर अगर एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है तो लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम्स के या हेल्थ इन इंडेक्स उनका कम हो जाता है। एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो हेल्थ के ज्यादातर इश्यू आने चालू हो जाते हैं। तो ये निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये नेगेटिव कोरिलेशन काम करता है। और तीसरा रिलेशन होता है नो कोरिलेशन, जिसे हम जीरो कोरिलेशन भी कहते हैं। अगर इसका एक हमें
एग्जाम्पल लेना चाहो तो कैसे हम ले सकते हैं कि शू की साइज और इंटेलिजेंट, इन दोनों में हमें अगर कोरिलेशन देखना हो तो शू की साइज कम हो या ज्यादा हो, इसी से उस व्यक्ति के इंटेलिजेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो इसको हम जीरो या नो कोरिलेशन कह सकते हैं। तो कोरिलेशन का सीधा मतलब यही है कि एक फैक्टर कम या ज्यादा होने से दूसरे फैक्टर में क्या बदलाव होते हैं, और उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। और वो बदलाव पॉजिटिव होगा, उसके साथ अ, एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। और तीसरे में कोई भी उसमें कोरिलेशन नहीं हो जाएगा, तो उसको हम नो रिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन हमें देखने के लिए स्कैटर प्लॉट करना जरूरी होता है। तो स्कैटर प्लॉट हमें देखने के लिए क्या चाहिए? स्कैटर प्लॉट। व्हाट इज अ स्कैटर प्लॉट? अ स्कैटर plot is a graph in which two variables are plotted along two axes। जो हम एक्सेल में ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस जैसे होते हैं, तो उसमें टू एक्सिस होते हैं, और जो भी दो वेरिएबल्स है उन दो वेरिएबल्स को हम उस एक्स दोनों एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं, and the pattern of their points reveals the correlation between the variables। और उन दो एक्स और वाई एक्सिस में जो भी दोनों वेरिएबल्स में जो आउटपुट निकलता है, वो उसको हम एक्स स्कैटर प्लॉट ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम जो भी इसे बहुत जगह पे कहते हैं, तो ये ऐसा हमारा एक स्कैटर प्लॉट मिल जाएगा, जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और इसमें हम अपना जो आउटपुट है वो प्लॉट करते हुए चले जाते हैं, तो इसको स्कैटर डायग्राम भी कहा जाता है। और इसमें जो डॉट्स है वो डॉट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स। ये जो डाटा है तो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स होते हैं। द ट्रेंड्स ऑफ डॉट सजेस्ट द कोरिलेशन स्ट्रेंथ। और उसमें जो डाटा पॉइंट्स है वो किस प्रकार से स्कैटर के ग्राफ के ऊपर प्लॉट हुए हैं, उसके आधार पर हम उसमें कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो प्लॉट्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब एक्स में अगर जितना वेरिएशन एक्स जैसे बढ़ता हुआ चला है, वैसे ही वाई का कोरिलेशन, वाई में एक्सिस में भी उसका जो डॉट्स है वो बढ़ते हुए गए हैं, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है जो हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये स्कैटर प्लॉट है जो हम दो वेरिएबल्स का ग्राफ निकालने की कोशिश जब करेंगे, तो इस प्रकार से हम उसका स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं बड़ी आसानी से एक्सेल में। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी दो वेरिएबल्स है उसमें तीन प्रकार के कोरिलेशन होते हैं, जिसमें से एक है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन को हम और आसानी से हम सीखने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन इज सॉरी इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन, as the value of one variable increase, the value of other variable also increase। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर हम एक वेरिएबल को बढ़ाते हुए चलेंगे तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक वेरिएबल्स कम हो करेंगे तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी कम हो जाएगा, उसको भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अभी इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में वेरिएबल 1 है प्लॉट किया हुआ है, और वाई एक्सिस में वेरिएबल दूसरा है। तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेरिएबल 1 बढ़ता हुआ चला जाता है, वैसे ही वेरिएबल 2 की भी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, और सारा ये जो डॉट्स है वो डॉट्स एक ऊपर की साइड या नीचे की साइड हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ही कोरिलेशन उसमें दिखाई दे रहा है जो कि है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हमें ये ग्राफ के ऊपर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी है पॉजिटिव कोरिलेशन। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे होते हैं तो
उसमें कुछ कौन से पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि पहला हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे, ज्यादा ट्रेनिंग उनको देंगे, उनको ज्यादा ट्रेन हो जाएंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये एक पहला पॉजिटिव कोरिलेशन है। हर मंथ में जब उनके ट्रेनिंग आवर्स जब अ, बढ़ते हुए चले जाएंगे, या डिफाइन जो हमारा टारगेट है उस टारगेट तक हम उसको ट्रेनिंग देंगे, तो कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहे प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये उदाहरण है पॉजिटिव कोरिलेशन का। दूसरा एक उदाहरण हो सकता है कि मशीन मेंटेनेंस एंड ओई। मशीन मेंटेनेंस मतलब किसी भी मशीन को अच्छी तरीके से जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, तो उसका ऑपरेटिंग इफिशिएंसी कोई उसकी बढ़ जाएगी। अगर मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे तो उसका डाउन टाइम ब्रेकडाउन्स बढ़ जाएंगे और वही कम हो जाएगी। तो ये हम कोरिलेशन अगर हम प्लॉट करेंगे, तो अगर एक वेरिएबल में मशीन मेंटेनेंस के आवर्स हम कर लेंगे, या मशीन मेंटेनेंस परसेंटेज में डाल देंगे और उसकी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी वही हम डालेंगे, तो हमें पॉजिटिव कोरिलेशन में मिल जाएंगे। तीसरा पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट यील्ड। रॉ मटेरियल की क्वालिटी मतलब हो सकता है कि हमारा इनपुट मटेरियल, और प्रोडक्ट यील्ड हो सकता है हमारा आउटपुट मटेरियल। अगर हमारी इनपुट मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसमें हमारा आउटपुट प्रोडक्ट का भी यील्ड हमें ज्यादा मिल सकता है, उसकी क्वालिटी हमें अच्छी मिल सकती है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो ज्यादातर हमारा प्रोडक्ट का यील्ड मिल जाएगा। चौथा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस में अगर हम ऑटोमेशन ज्यादा करेंगे, तो उसका प्रोडक्शन रेट भी हमें बढ़ जाएगा। ज्यादा ऑटोमेशन करेंगे तो प्रोडक्शन क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्शन का यील्ड हमें बढ़ता हुआ मिल सकता है। पांचवा एग्जांपल हो सकता है क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किसी भी प्रोसेस में जब हम हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा क्वालिटी इंस्पेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, हर स्टेज वाइज इन प्रोसेस इंस्पेक्शन डिस्पैच करते समय हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे, तो ज्यादा संभावना होती है कि कस्टमर को डिफेक्टिव पार्ट कम से कम मिले, और उससे उससे क्या होगा कि कस्टमर की कंप्लेंट कम हो जाएगी, और उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा, और ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। छठा एग्जाम्पल हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग बजट एंड सेल्स रेवेन्यू। किसी भी ये प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग करने की ज्यादा जरूरत होती है, और अगर हम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर अपने बजट का अमाउंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर जितना ज्यादा खर्च करेगा, उतना ही उसका सेल्स का रेवेन्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको भी कोई पॉजिटिव कोरिलेशन आपके पास भी कोई दूसरे एग्जाम्पल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको लिख कर दूसरों के साथ, हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि हमने देखा था पॉजिटिव कोरिलेशन से विरुद्ध ये होता है कि जिसमें इन नेगेटिव कोरिलेशन, एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज द अनदर वेरिएबल इज डिक्रीज। जैसे ही एक वेरिएबल की मात्रा जैसे ही बढ़ती हुई चली जाती है, वैसे ही दूसरे वेरिएबल की मात्रा या इंटेंसिटी कम होती हुई चली जाती है, जिसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल वन और वेरिएबल टू है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल टू में एक मात्रा जो अगर बढ़ गया, तो उसका वेरिएबल वन की कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वो कम हो जाएगा, उसका वेरिएबल वन की मात्रा जो है या वेरिएबल वन में जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन के कुछ एग्जांपल हम अभी देखेंगे कि जैसे होता है हो जाएगा कि मशीन एज एंड एफिशिएंसी। जैसे जैसे मशीन का प्रोडक्शन हम करते हैं और मशीन ज्यादा इस्तेमाल में आ जाती है, उसकी ज्यादा एज हो जाती है, तो उसकी इफिशिएंसी कम होती है, उसमें ज्यादा डाउन टाइम आना चालू हो जाते हैं, ब्रेकडाउन उसके ज्यादा हमें मिलते हैं।
तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर मशीन नहीं होगी तो उसका हम ज्यादा हाई इफिशिएंसी से हम चला सकते हैं, लेकिन मशीन अगर खराब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो हम उतनी पहले ही जितनी इफिशिएंसी काम कर रहे थे उतनी ज्यादा इफिशिएंसी हम पुरानी मशीन्स के साथ काम नहीं कर सकते। तो ये एक निगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है डाउन डाउन टाइम एंड प्रोडक्शन आउटपुट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन में डाउन टाइम जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे उतने ही उस प्लांट की प्रोडक्शन की आउटपुट कम हो जाएगा, और ये एक नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। तीसरा नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा डिफेक्ट रेट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हमने पॉजिटिव में देखा था, ज्यादा क्वालिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन कस्टमर को ज्यादा डिफेक्ट रेट अगर मिल जाएंगे तो उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये एक निगेटिव कोरिलेशन हमें यहाँ पे मिल सकता है। चौथा है इन्वेंट्री लेवल एंड कैश फ्लो। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री लेवल जब बढ़ती हुई चली जाएगी तो उसका ज्यादा कैश फ्लो, उसका जो कैश फ्लो है वो कम हो जाएगा। उसके पास जो कैश जो है वो इन्वेंट्री में चला जाएगा, और इन्वेंट्री बढ़ने से उसका कैश फ्लो का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये एक नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिल सकता है, और ये सामान्य तौर से सभी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन से भी हो, सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सभी में ये एग्जांपल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। पांचवा एक नेगेटिव कोरिलेशन हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट्स एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी इंसिडेंट्स यानी कि एक्सीडेंट जैसी अपघात जो हो जाएंगे तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी उससे कम हो जाती है। जितने कम एक्सीडेंट्स हो गए, सेफ्टी इंसिडेंट्स हो जाएंगे, उतनी वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपको भी इसके अलावा कोई और नेगेटिव एग्जांपल आपके पास हो तो आप कृपया हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन। जैसे ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती हुई चली जाती है तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है या उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा जो कोरिलेशन है, जो इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, जो इसे हम नो कोरिलेशन कहते हैं। In a situation where no correlation exists, change in one variable does not affect the other। जिसमें भी कोई भी एक वेरिएबल चेंज होने का होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर नहीं होता है, जिसे हम नो कोरिलेशन कहते हैं। और उसका स्कैटर डायग्राम अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह के तरीके से हमें वो दिखाई देगा, जिसमें जो कोई भी हम कोरिलेशन हम नहीं देख पा रहे, या जो डॉट्स है उसका ट्रेंड किसी भी डायरेक्शन पे हमें नहीं मिल पाता है। जैसे कि उसके एग्जांपल हम कुछ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड प्रोडक्शन स्पीड। अभी प्रोडक्ट पैकेजिंग ये अलग प्रोसेस है, और प्रोडक्शन का स्पीड कोई से वो अलग प्रोसेस है। वो दोनों प्रोसेस में कोई भी कोरिलेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रोडक्शन का स्पीड ज्यादा हो और पैकेजिंग का स्पीड कम हो, या प्रोडक्शन के का स्पीड कम हो और पैकेजिंग का स्पीड ज्यादा हो। ऐसे कोई भी कोरिलेशन हो सकता है। तो इन दोनों में कोई भी कोरिलेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। या शिफ्ट लेंथ और प्रोडक्ट वैरायटी, इससे में भी हम कोई भी कोरिलेशन नहीं लगा सकते। ऑफिस का स्पेस कितना है और प्रोडक्शन की क्वालिटी कितनी हो रही है। आप कितना भी बड़ा ऑफिस बनाए तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन हम प्रोडक्शन की क्वालिटी से नहीं लगा पाते। उसके लिए हमें वहां पे इंस्पेक्टर की कॉम्पिटेंसी बढ़ानी होगी, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे हमें कोरिलेशन दूसरे ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हम कोरिलेशन क्या होता है, तीन प्रकार के, उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं हाउ टू मेक स्कैटर डायग्राम इन या स्कैटर ग्राफ इन एक्सेल। अगर हम किसको एक्सेल में स्कैटर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे हम बनाएंगे यह हम हमें देखेंगे। तो स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए हमें तो पहले डाटा प्रिपेयर करना होगा। तो डाटा हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक डाटा आपके पास आपको दिखा रहा हूँ जिसमें एक मंथ है,
और उसके बाद एक कॉलम है जिसमें ट्रेनिंग आवर्स दिए गए, मतलब जनवरी 23 में 10 घंटे की ट्रेनिंग दी है वर्कर को, फरवरी में 4 घंटे की दी है, मार्च में 12 घंटे की, ऐसे ट्रेनिंग आवर्स कितने उस मंथ में दिए है, ये हमने हमने ये कॉलम में प्लॉट किया है। और उसी महीने में डिफेक्टिव पार्ट कितने जनरेट हुए हैं, ये भी हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो इस तरीके से हमें डाटा जो है हमें प्रिपेयर करके रेडी रखना है। दूसरी स्टेप हो जाएगी कि जो ये दोनों प्लॉट है, ट्रेनिंग आवर और डिफेक्टिव पार्ट, ये दोनों वेरिएबल को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो है 10 दोनों भी कॉलम जो है उसको सिलेक्ट कर दिया है। तो स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए ये हमें 2 स्टेप पहले करना जरूरी होता है। तीसरी स्टेप में हमें करना है कि इंसर्ट स्कैटर चार्ट। तो जैसे ही हमने ये दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट पे जाना है, और इंसर्ट पर जाकर हमें यहाँ पर चार्ट के ऊपर क्लिक चार्ट के ऊपर जाना है, और वहां पे आप यहाँ पे स्कैटर डायग्राम देख सकते हैं, या यहाँ पे एक छोटा जो एरो है वहां आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा, उस और उसमें एक्स वाई स्कैटर ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और इस ऑप्शन में आप अगर आप ये डिफेक्टिव पार्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्कैटर डायग्राम आ जाएगा। तो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिफेक्टिव पार्ट का एक वाई एक्सिस पे डिफेक्टिव पार्ट है, और एक्स एक्सिस पे ट्रेनिंग आवर के घंटे दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा ट्रेनिंग आवर दिए गए हैं उतना ही जो डिफेक्टिव पार्ट है वो कम बने हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन हमें यहाँ पे दिखाई सॉरी नेगेटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर ट्रेनिंग आवर के बढ़ जाएगा तो डिफेक्ट रेट कम हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हाउ टू इंटरप्रेट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हमें कैसे इंटरप्रेट करना है कि ये पॉजिटिव है या उसमें कोई कोरिलेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पॉइंट्स, जिसमें अगर कोरिलेशन अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा, जो पॉइंट्स वो क्लोजली ट्रेड लाइन के आसपास मौजूद होंगे। जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोरिलेशन है, और इस कोरिलेशन में हमने एक ट्रेड लाइन ऐड कर दी है, और ये ट्रेड लाइन ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट्स डॉट्स हमें मिले हैं, तो उस डॉट्स में ये सारे डॉट्स इस ट्रेड लाइन के आस पास क्या हुए, मौजूद हुए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमें पता चलता है मिला हुआ है। अगर ये कोरिलेशन अगर वीक होता तो ये डॉट्स ऐसे ट्रेड लाइन के पास नजदीक ना होते हुए वो दूर दूर प्लॉट होते हैं। तो ये एक वीक कोरिलेशन हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये तो हमें पता चला कि हमें स्कैटर डायग्राम कैसे क्या है, कोरिलेशन क्या है, स्कैटर डायग्राम कैसे बनाना है। लेकिन हम उस स्कैटर डायग्राम बनाने के बाद विजुअल उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या विजुअल उसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि उसमें कोरिलेशन कौन सा है और किस प्रकार का है। लेकिन ये कोरिलेशन कितने हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते स्कैटर डायग्राम में। तो हमें मेजर करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसको उसका निकालना पड़ेगा, और जो स्कैटर डायग्राम में हमें नहीं मिल सकता। तो किसी भी दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें निकालने के लिए, जिसे हम स्मॉल आर से भी जानते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे किस प्रकार से हम कोरिलेशन का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। The correlation coefficient is a statistical measure that describes the strength and direction of the relationship between two variables. जैसे कि मैंने कहा कि जो कोएफिशिएंट है, जो ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, और वो हमें पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कितना स्ट्रेंथ है, और वो जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, ये रिलेशनशिप हमें कोएफिशिएंट से पता चलता है। और ये हमने आर, ये जो स्मॉल और आर है उससे हम डिफाइन करते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो -1
से +1 तक हो सकती है। मतलब 1.1 ऐसे नहीं हो जाएगी या -1.1 भी नहीं होगी। तो +1 से -1 तक ही सीमित होती है। जैसे आप कभी कभी 0 भी हो जाएगी या 0.65 भी हो जाएगी या -0.65 भी होगी, लेकिन वो 1 से ज्यादा भी नहीं होगी या 1 से कम भी नहीं मिलेगी। Pearson correlation coefficient measures the linear relationship between two continuous variable। अभी ये कोएफिशिएंट हमें देखने के लिए दो प्रकार होते हैं, जिसमें बहुतांश हमें ज्यादातर पियर्सन कोरिलेशन का यूज करते हैं, जिसमें ये लीनियर रिलेशनशिप हमें पता चलता है जिसमें दो वेरिएबल्स है। और उसका पियर्सन कोरिलेशन हमें पता करने के लिए उसके कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम ये फॉर्मूला कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं दो वेरिएबल्स के आधार पर। लेकिन दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला देखकर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम कैलकुलेशन पूरे एक्सेल में करने वाले हैं, जिसके लिए कोई भी ये फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना है या ये ध्यान देना है कि हमें दो वेरिएबल्स का जब कोरिलेशन निकालना है, उसका स्ट्रेंथ निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालना है, तो उसका कोएफिशिएंट हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इस मेथड से हम उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे हम मैंने दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला है उसमें आर का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो या हमें इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, आर का पियर्सन का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। अगर हमने कोएफिशिएंट निकाला किसी भी दो वेरिएबल का और उसमें वो कोएफिशिएंट हमें +0.7 से +1 तक मिल जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। हमने स्कैटर प्लॉट में देखा था तो वो सिर्फ सॉरी, तो वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में बता रहा था या नो कोरिलेशन में था। लेकिन यहाँ पे हम उसको और जस्टिफाई कर सकते हैं या मेजर कर रहे हैं कि 0.7 से 1 +1 तक जगह अगर हमें कोरिलेशन पियर्सन का मिल जाएगा, कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। 0.5 से 0.7 हो जाएगा तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। और 0 से 0.3 हो जाएगा तो वीक पॉजिटिव या नो कोरिलेशन हो जाएगा। अगर 0 से -0.3 हो जाएगा तो वो भी वीक नेगेटिव या नो कोरिलेशन हो जाएगा। अगर -0.5 से -0.7 अगर मिल गया पियर्सन को कोएफिशिएंट को, तो हमें वो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। और -7 से -1 तक अगर हमें वो कोएफिशिएंट मिल जाएगा तो उसको हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो ये कोरिलेशन तो हमें पता चल गया कि हम किसी भी दो वेरिएबल में उसका कोरिलेशन किस तरह कौन सा है, वो कैसे कितना होना चाहिए, और कितना आने के बाद हम उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या मॉडरेट पॉजिटिव नेगेटिव या नो कोरिलेशन है, या हम देख सकते हैं। लेकिन ये एक्सेल में हम कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन एक्सेल, ये अब हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान है, जो हमने प्लॉट डाटा प्रिपेयर किया था वैसे ही हमें डाटा प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने स्कैटर बनाने के लिए लिया था, यहाँ पे ट्रेनिंग ओवर है और यहाँ पर डिफेक्टिव पार्ट है। और जिस भी सेल में हमें उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, वहां पर हमें इज इक्वल टू हमें करना है। और वहां पे हमें फॉर्मूला डालना है पियर्सन, PEARSON, और ब्रैकेट जब हम लगाएंगे तो हमें ये ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरे स्टेज में हमें क्या करना होगा, अगर हम ये फॉर्मूला डाले, ये फॉर्मूला अगर हम टाइप करते हैं तो उसमें वो एरे मांगता है। एरे मतलब दो डाटा मांग रहा है, जिसमें पहला एरे हमें सिलेक्ट करना होगा ट्रेनिंग आवर। आप कौन सा भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेनिंग आवर, ये जो डाटा है उसका जो सारे डाटा पॉइंट्स में सिलेक्ट करके ले रहा हूँ। और ये मेरा पहला एरे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगाना है और दूसरा एरे हमें सिलेक्ट करना है। दूसरा एरे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये दूसरा एरे मैंने सिलेक्ट किया है, और उसको उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमारी एक वैल्यू मिल जाएगी।
अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो पूरी वैल्यू मुझे मिली है तो -0.94, जैसे कि हमने देखा था -0.7 से -1 तक अगर हमें मिल गया तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें बता रहे तो हमें उसका स्ट्रेंथ पता चल गया, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हमें पता चल रहा है। एक्सेल में भी हम अभी स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं और ये कोरिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर अब पहले हम स्कैटर प्लॉट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मंथ लिया है, कौन से मंथ में कितने ट्रेनिंग आवर दिए और डिफेक्टिव पार्ट कितने बने। तो मुझे स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए ये सारे जो डाटा पॉइंट्स है या इनपुट्स है उसको मुझे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट के ऊपर मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूंगा रिकमेंडेड चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे एक्सेल खुद बताएगा कि आपने जो डाटा सिलेक्ट किया है कि उसमें कौन से चार्ट एक्चुअली बहुत आसानी से या अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं। रिकमेंड, ये एक्सेल हमें रिकमेंड करा है, लेकिन हमें जाना है ऑल चार्ट के ऊपर यहाँ पर, और हमें एक्स वाई स्कैटर पर क्लिक करना है, जिसमें भी वो दो चार्ट हमें रिकमेंड कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे और उसको ओके करने के बाद हमें यहाँ पर ये स्कैटर डायग्राम मिल गया है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव हो रहा है। और अभी इसमें हमें ट्रेड लाइन भी ऐड करनी है। तो जैसे हम ये जो प्लॉट है डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड ट्रेड लाइन का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करते ही हमें एक ट्रेड लाइन मिल गई है। अब ये ट्रेड लाइन हमें लीनियर हमने ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट्स है ये नेगेटिव हमें मिल रहे हैं, और ये ट्रेड लाइन के आजू बाजू में ही क्लस्टर हुए हैं सारे डॉट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये ट्रेड लाइन में कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, वीक स्ट्रेंथ नहीं है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर ये तो हो गया, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पाए, तो मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो उसके लिए मैं इस सेल में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे डालना है फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहले डालना है और पियर्सन टाइप करना है, PEARSON, पियर्सन डालना है। और यहाँ पर मेरे पहला एरे ऐड करना है, और पहले एरे में मुझे जो पहला कॉलम है जिसमें ट्रेनिंग आवर में उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। कॉमा डालने के बाद दूसरा एरे एक्टिव हो जाएगा। फिर दूसरा जो डाटा पॉइंट है उसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करके मैं जब एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है कि 0.94 इसका कोरिलेशन है। तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन, और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे पता चला कि ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन है आप विजुअली देखना चाहते हैं तो ग्राफिकली ऐसे स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं। आप मेजर क्वांटिफाई करना चाहते हो कितना है तो आप ऐसे पियर्सन कोरिलेशन भी कर सकते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय जो दो वेरिएबल्स है उसको आप लेंगे और उन दोनों का अगर कोरिलेशन सही तरीके से हो रहा है, ये अगर आपने जस्टिफाई किया तो उसके ऊपर उस एविडेंस के ऊपर आपको आगे एक्शन करने में या एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आज मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा प्रयास था, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। कुछ दिनों के बाद हम, और अगर मान लीजिए दो तीन वेरिएबल्स और हो जाएंगे तो किस तरह से हम उसका कोरिलेशन कर सकते हैं, जिसको हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।